गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं, यूएस एम्बार्गो ऑन वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स। तो अब आपको पता है कि जो हमारे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, जो अदार पूनावाला जी, उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट किया था और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को कहा था कि प्लीज़ आपने जो रॉ मटेरियल के ऊपर जो आपने एक तरह से बैन लगाया हुआ है यूएस से एक्सपोर्ट होने के लिए, तो वो आप प्लीज़ हटा लो, बिकॉज हमारे को यहाँ पर वैक्सीन बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमको इंडिया में इस टाइम पर वैक्सीन बहुत ज़्यादा बनानी है, बहुत तेज़ी से बनानी है। तो देखते हैं कि वो किस बैन की बात कर रहे हैं, इंडिया को वो क्या कैसे इफेक्ट कर सकता है, क्या है ये बैन। बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने वहाँ पर एक यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है उसको इन्वोक किया है, उसी के बेसिस पर ये सारा रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का यूएस से जो है वो बैन लगा हुआ है। तो ये जो यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है, बेसिकली 1950 का ये एक एक्ट है। जब कोरिया की वॉर चल रही थी, तो जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, तो उसकी फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है इसको जो है वो पास किया था। और इसलिए पास किया गया था कि जो भी सप्लाईज़ हैं वो और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है आर्मी को या जो भी, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ एक तरह से सारे रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट हो पाएँ। तो मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर, उन सब में जितनी भी जो इम्पोर्टेंट अगर जो है प्रोडक्शन हो रही है, समझ लो कि कोई बंदूक बनाता था, कोई छोटी मोटी चीज़ें बनाता था, कोई जैकेट बनाता था, तो उन सबको के ऊपर एक तरह से लाइबल बना दिया गया था उनको, कि वो और कहीं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ उस समय के लिए यूएस की फेडरल गवर्नमेंट के लिए ही बनाना है और उन्हीं को ही बेचना है। सिमिलरली उस एक्ट को जो है अब बड़ा करके, एक्सपैंड करके, नेचुरल हैजर्ड्स के टाइम पर, टेररिस्ट अटैक्स और कोई भी और नेशनल इमरजेंसी का उसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया, और कहा कि अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट हैं वो जब भी इस एक्ट को इन्वोक करेंगे, तो जितने भी डोमेस्टिक बिजनेस और कॉरपोरेशंस हैं, उनको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है वो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को देनी पड़ेगी। तो मतलब उनको एक्सपोर्ट्स रोकने पड़ेंगे अगर उन्होंने किसी के साथ बाहर कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ, जैसे इन केस अब इंडिया के साथ उन्होंने इंडियन कुछ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, वैक्सीन जो रॉ मटेरियल भेजती थी हमको वहाँ से। अब वो हमें बोल रही है क्योंकि यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है वो इन्वोक हुआ है वहाँ पर, तो वो हमें नहीं भेज पाएंगी, बिकॉज उनको फेडरल गवर्नमेंट जो है यूएस की, उनको सर्व करना पड़ेगा, उनको वो देना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्रिटिकल सप्लाईज के लिए जो है वो इंसेंटिवाइज भी किया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और सारी जो है वो यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर बन के उन डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए आ जाती है। अब इसको पहले भी एक बार जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उसको तब भी इस एक्ट को इन्वोक किया गया था, जब वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी और मेडिकल सप्लाईज की कमी हो गई थी। तब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब हम जितने भी वेंटिलेटर्स हैं जो कंपनीज बनाती हैं यूएस में, वो सिर्फ हमारे को बेचें इस टाइम, यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बेसिकली, सिर्फ उन्हीं को बेच सकती हैं, आप किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ हमें ही देना पड़ेगा। अब ये जो जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए, तो इन्होंने क्या किया है कि अब ये दोबारा एक्ट को इन्वोक करके कहा है कि जितना भी वैक्सीन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, वो कोई भी अमेरिकन कंपनी, यूएस कंपनी जो है, वो किसी और को नहीं भेज सकती, उसको सारे रिसोर्सेज अपने फेडरल गवर्नमेंट को ही भेजने पड़ेंगे और यूएस को ही अपना प्राइमरी जो है वो कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को। अब इससे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक बैग्स, फिल्टर्स, या कुछ सेल कल्चर मीडिया, जो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि हमको जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कुछ चाहिए होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल वहाँ जो है यूएस से लेना पड़ता है या यूएस बेस्ड किसी कंपनी से खरीदना पड़ता है। उन सब के ऊपर अब ये यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लग गया है, वो हमें बेच नहीं सकती हैं वाली, क्योंकि उनको सारा कुछ यूएस की फेडरल गवर्नमेंट को बेचना पड़ रहा है। तो इसलिए इंडिया में रॉ मटेरियल की अब ये शॉर्टेज आ गई है। ऑफ कोर्स अब इंडिया इतनी जल्दी तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो बहुत जल्दी जो है वो किस, ऑफ कोर्स यूरोप वगैरह की भी कुछ कंपनीज हैं जो ये रॉ मटेरियल बनाती हैं, लेकिन इंडिया इतनी जल्दी एकदम से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर हम एकदम से करने की भी कोशिश करेंगे तो वो मुंह मांगी कीमत मांगेंगे हमसे, अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे एंड ऑल दैट, हमारे को एकदम से इतनी जल्दी जो है वो सप्लाईज वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, जो सेरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, कि प्लीज़ आप यूएस प्रेसिडेंट को बोला है कि आप उसको हटा लो, या आप हमारे को एक एक्सेप्शन दे दो, हमें रॉ मटेरियल लेने दो, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोविड की सिचुएशन जो है वो बुरी होती जा रही है। तो ये पूरा इशू चल रहा है, यूएस ने एम्बार्गो लगाया हुआ है वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स पे, इसके ऊपर जो है यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, यूएस से बात भी करने की कोशिश की जा रही है।
अभी एक हमारा जो वियॉन चैनल है उनके जर्नलिस्ट ने जो है वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी से भी जब ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने इसको बड़े ही सेफली इसको टाल दिया। तो मतलब यूएस गवर्नमेंट इज़ नॉट रिप्लाइंग कि वो इसको हटाएंगे एक्ट को या कुछ एक्सेप्शन देंगे इंडिया को, इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए। अब आप याद रखो कि इस टाइम पर 44% जो इंडिया की जो वैक्सीन जितनी बनी है उसमें से 44% इंडिया ने जो है वो बाहर की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए हैं, उनकी मदद की है। चाइना ने भी अपनी 48% जो उनकी टोटल प्रोडक्शन की 48% वैक्सीन जो है वो बाहर भेजी हैं। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी 42% जो टोटल उनकी वैक्सीन बनी है उसकी 42% जो है वो बाहर की कंट्रीज़ को भेजा है। लेकिन यूएस और यूके जो दो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी इन सब के बारे में बोलते हैं, उन दोनों की ने 0%, नॉट इवन अ सिंगल डोज, एक भी वैक्सीन या उसका इंग्रेडिएंट जो है वो बाहर अपनी कंट्री से जाने नहीं दिया है। सो आप याद रखो कि नेक्स्ट टाइम जब ये ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम देम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो अभी जो यूरोपियन यूनियन है, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अपनी इंडो जो है पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसको लॉन्च किया है। बेसिकली उसका एक ब्लूप्रिंट निकाला है, अभी नॉट कंप्लीटली जो है उन्होंने अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी को तो डिस्क्लोज नहीं किया है, एक ब्लूप्रिंट बताया है कि हम किस तरफ अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसको दिखाना चाहते हैं। तो आफ्टर यूएस फिर अब फ्रांस भी और जर्मनी, यूके, अब यूरोपियन यूनियन जो है वो भी एज अ होल जो है अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसकी तरफ बना रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है उसकी तरफ। अब उनकी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि वो चाहते हैं कि ईयू का स्ट्रेटजिक फोकस, प्रेजेंस और उनके एक्शंस जो है वो इस रीजन में रीइंफोर्स करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दैट ये यहाँ पर बनाया जा सके, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और टेंशंस आ रही हैं इस रीजन में। अब आपको पता ही है इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशंस क्या है किसी भी कंट्री के लिए, वो है चाइना। उसके बाद फिर ये नॉर्थ कोरिया एंड ऑल दैट, जो भी हमारा कोरियन पेनिनसुला में इशू है वो भी एक इशू है, बट द प्राइमरी इशू इज द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स यूनिलैटरल एक्शंस इन दिस रीजन। अब ये स्ट्रेटजी क्या कह रही है कि ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं और फिर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एरियाज में जो है टेंशंस आ रही हैं। ट्रेड और सप्लाई चेन्स में क्या टेंशन आ रही है, आपने देखा है कि चाइना के साथ अगर कभी किसी कंट्री का डिस्प्यूट होने लगता है या कुछ चाइना की वो कोई कंट्री बात नहीं मानती है तो उसको वो सप्लाई चेन में एक तरह से कट करने की कोशिश करता है। अब आपको पता है चाइना में बहुत सारी चीज़ों की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चाइना में प्रोडक्शन होती है और सिर्फ चाइना में ही होती है, और चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। तो वो एक तरह से आर्म ट्विस्ट करता है कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करती हैं या ताइवान पे कुछ स्टैंड डिफरेंट करती हैं तो वो उनको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। तो सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स कर लेते हैं, हम अपनी डिपेंडेंस चाइना पे ही क्यों रखें सिर्फ। तो यही जो है वो यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि हम अपनी ट्रेड और सप्लाई चेन्स को जो है वो डाइवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत टेंशन आ रही हैं। और फिर ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। जिंजियांग रीजन में आपको पता है उइघुर मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है चाइना। सो देयर आर ऑल्सो टॉक्स कि वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स का भी इशू जो है इस रीजन में यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ईयू जो है वो एक कमिटमेंट दे रहा है कि इंडो पैसिफिक पे उनकी कमिटमेंट है कि वो यहाँ पर डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करें, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। अब ये हर शब्द, एक एक शब्द जो है वो सिग्नल चाइना की तरफ ही दे रहा है, बिकॉज डेमोक्रेसी एंड चाइना आर टू पोल्स, बिल्कुल अलग हैं। चाइना में बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन करने वाला भी चाइना है, रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल नहीं मानता, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ भी बिल्कुल नहीं है। आपको पता है फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, नीचे जितनी भी साउथ चाइना सी में कंट्रीज हैं उनके साथ क्या कर रहा है, इंडिया के साथ क्या कर रहा है। तो ये सारी जो सिग्नल है ये सारा चाइना की तरफ सिग्नल है। उन्होंने अपना फोकस, ईयू ने इस स्ट्रेटजी में अपना फोकस जो है वो एशियान को सेंट्रल फोकस बना के रखा है कि हम अपना सपोर्ट एशियान कंट्रीज को देना चाहते हैं। तो ये सरेआम सिग्नल है, एक तरह से साफ साफ सिग्नल है चाइना के अगेंस्ट कि हम आप जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या एशियान की जो कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको हम सपोर्ट देना चाहते हैं, बिकॉज चाइना इज बुलिंग दैम। तो एशियान को सपोर्ट देने का मतलब यही हुआ है कि वी आर सिग्नलिंग कि हम आपके अगेंस्ट जो आप यूनिलैटरल एक्शंस ले रहे हो छोटी कंट्रीज के खिलाफ, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट।
ईयू की पूरी अप्रोच इस छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर एक तरह से कैद है। अब देखो इसको, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, लेवल प्लेइंग फील्ड, ओपन एंड फेयर एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये सब जो है ये सब कुछ चाइना की तरफ सिग्नल किया जा रहा है। अब ये इंडो पैसिफिक टर्म है क्या? इंडो पैसिफिक एक बहुत इंक्लूसिव और एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है जो कि सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ चाइना के ऊपर ही रिलेटेड नहीं है। ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, पूरे वाइडर रीजन में, हमारा पैसिफिक ओशन पूरा और हमारा इंडियन ओशन पूरा, अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका और इवन नॉर्थ अमेरिका तक का जो पूरा रीजन है उसको हमने एक टर्मिनोलॉजी दी है इंडो पैसिफिक। इसके कंपैरिजन में जो इससे पहले हम टर्म यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे एशिया पैसिफिक, जो कि बहुत ही छोटा रीजन था, जो कि सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को हम एशिया पैसिफिक बोलते होते थे। लेकिन अब जो है, जब से चाइना का राइज हुआ है तब से जो है सारी कंट्रीज़, खासकर क्वाड कंट्रीज़ जो है उन्होंने इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया है। अब जो चाइना है वो इस इंडो पैसिफिक टर्म को एक तरह से डायरेक्ट थ्रेट देखता है उस अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। ठीक है, चाइना को लगता है कि ये इंडो पैसिफिक जो है कि एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी है, जो वेस्टर्न और कंट्रीज़ और उसके पार्टनर जो है वो हमारे खिलाफ जो है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में लेके आना चाहते हैं। अब इंडो पैसिफिक की जो सिग्निफिकेंस क्या है, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो है ही, आपको पता है सारी नेवीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है, 55% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो यहीं से ही इसी रीजन से निकलता है, आपको पता है। पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोलिफरेट किए जा रहे हैं। चाइना जो है, नॉर्थ कोरिया खासकर, वो यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो टेस्ट करता है, आपको पता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो साउथ चाइना सी में चैलेंज की जा रही है चाइना के द्वारा। फिर जो है नॉर्थ कोरिया का इशू भी है यहाँ पर, कि वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चोक पॉइंट्स पर जो है उसको वहाँ पर वो मिसाइल्स फायर कर देता है, या चाइना वहाँ पर कुछ कब्जा कर लेता है, तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो खतरे में आ जाता है। तो ये इंडो पैसिफिक जो है उसके ऊपर सारी कंट्रीज़ का फोकस इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो आरबीआई ने एक कमेटी को सेटअप किया है सुदर्शन सेन जी की अध्यक्षता में, और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देगी कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो कैसे फंक्शन करनी चाहिए और उनके लिए हमको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एआरसीज के लिए बनाया गया है उसको पूरा रिवाइज करेगी, फिर देखेगी कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि हम उनकी और एफिकेसी को बढ़ा सकें। फिर अभी आपको पता है ना, एआरसीज जो है उसी का उसको हम कोलोकियल टर्म्स में बैड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, बैड बैंक इज अ फॉर्म ऑफ अ एआरसी। अब एआरसीज का रोल ये भी देखा जाएगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हम एआरसी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनका क्या रोल बन सकता है। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो होती है जो एक्वायर कर लेती है असेट्स को और उन असेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स और पोटेंशियल बायर्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब इंडिया की जो सबसे पुरानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है आरसेल, जो कि बहुत सारे जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने मिलकर बनाई है। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क कैसे करती है? ठीक है, अब ये देखते हैं, फंक्शन देखते हैं इसका हम सिंपल सी भाषा में। अब समझ लो कि एक एनपीए है, ठीक है, जैसे विजय माल्या जी का कोई एक बैड लोन है, वो समझ लो एसबीआई के पास है। ठीक है, अब एसबीआई का से जब उन्होंने लोन लेना था तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी भी रखी होगी। ठीक है, समझ लो उन्होंने अपनी एक मर्सिडीज़ कार उन्होंने सिक्योरिटी में रख दी थी और उसके बेसिस पर एसबीआई से उन्होंने लोन लिया था। अब वो लोन नहीं चुका पाए, वो मर्सिडीज़ कार एसबीआई बैंक के पास पड़ी है, तो एआरसी क्या करेगी? वो एनपीए जो है, जो लोन है, वो एसबीआई से कम कीमत पर खरीद लेगी। ठीक है, मतलब अगर वो 1 करोड़ का लोन था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक, अगर वो 1 करोड़ का लोन था तो जो एआरसी है वो उनसे 70 लाख में खरीद लेगी। ठीक है, तो 70 लाख रुपए बैंक को मिल गए जहां उनको पहले कुछ भी नहीं मिलना था। बैंक के लिए फ़ायदा हो गया, बैंक ने को 70 लाख रुपए मिल गए। एक तो वो लोन भी ट्रांसफ़र हो गया और जो वो सिक्योरिटी में उन्होंने मर्सिडीज़ रखी थी जो विजय माल्या ने, वो भी ट्रांसफ़र बैंक ने जो है वो एआरसी को कर दी। ठीक है, अब एक तो उनको कम अमाउंट पर जो है कम अमाउंट पर एनपीए की कम से कम अमाउंट पर उन्होंने खरीदी है। एआरसी ने जो है वो लोन को 1 करोड़ के लोन को उन्होंने 70 लाख में खरीदा है। ठीक है, तो अगर कभी वो रियलाइज़ हुआ लोन तो उनको 30 लाख का तो ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और अब चलो अगर वो नहीं भी हुआ, अब सिर्फ असेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हम ध्यान दें अगर, तो ठीक है, तो एनपीए जो है ये एआरसी क्या करेगा कि जो सिक्योरिटी है
उस जो उस टाइम पर प्लेज की थी, जो मर्सिडीज कार थी, उसको एक तरह से उसको सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो इशू कर देगा मार्केट में, ठीक है। अब वो क्या कहेगा एक तरह से कि ये मर्सिडीज कार जो है उसके ऊपर मैं सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप पैसे लगाओ। मतलब एक तरह से वो जो है उन्होंने मार्केट में मर्सिडीज कार जब जो भी सिक्योरिटी है उसको इशू कर दिया, उसके ऊपर हम जैसे लोग या आपके जैसे लोग जो हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने उसके ऊपर पैसा लगाया उस मर्सिडीज़ के ऊपर, और उस मर्सिडीज़ को बेसिकली जो है हमने मार्केट में खरीद लिया। समझ लो हमने उसके ऊपर 1 करोड़ ही लगा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, या चलो छोटा अमाउंट ले लो, 50 लाख रुपए हम सब ने मिलकर उसके ऊपर उस जो है वो लगा दिया उस मर्सिडीज़ के ऊपर। अब वो बैंक क्या, अब ये ARC क्या कह रहा है कि आपने 50 लाख रुपए लगा दिए हैं, अब सिर्फ 50 लाख रुपए ही की बात नहीं है, आपको मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और जब ये मनी रेज हो जाएगी, फिर ये जो ARC है ये इसको बेचने की कोशिश करेगा इस मर्सिडीज कार को, जो कि सिक्योरिटी जो एक तरह से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी रिसीट है, जो सिक्योरिटी रिसीट मतलब अब हम सब जो हैं, हम सब ने इस मर्सिडीज कार के ऊपर पैसा लगाया है, हम सब इसके थोड़े 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 ओनर बन गए हैं एक तरह से। तो अब जब ये ARC इसको मार्केट में बेचने जाएगा इस मर्सिडीज कार को, तो हमने 50 लाख रुपए इस पर लगाया है, ARC क्या चाहेगा कि वो कम से कम 70 लाख में बिक जाए। अगर वो 70 लाख की उसको बेच देगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा ऑफकोर्स उसको वो बेचने में, 70 लाख की बेचेगा, 20 लाख रुपए जो मार्जिन है वो उसने अपने पास रख लिया, और जो 50 लाख रुपए थे हमारे वो हमको वापस मिल गए। 50 लाख जो है वो भी हमको वापस मिल गए, और उसके साथ जो इसने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो ARC ने हमको देना था वो भी हमको मिल गया। तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें। हो सकता है कि वो हमको शायद और पैसा भी दे दे, कि अगर उसने 70 लाख कमाए हैं तो वो हमको 50 लाख हमने लगाए थे उसकी बजाय शायद हमको 55 लाख दे दे, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली सबका फ़ायदा हो जाता है। इसमें ARC में ऑफकोर्स टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें फ़ायदा सबका हो जाता है। अब देखते हैं इसमें ARC की कमाई कैसे होती है, जो प्रॉफिट है ARC का क्या होता है। पहली बात तो सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो 70 लाख रुपए उसने कमाए ARC ने जो है मर्सिडीज़ को बेच के, वो जो है पूरा पैसा उसके पास गया। फिर जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स थी, जो उसने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, वो भी सारा उसके पास गया, ठीक है। जो कि उसने जो आपसे 50 लाख रुपए लिए हुए थे उन्होंने, ठीक है, जो मर्सिडीज़ के नाम पे आपसे 50 लाख रुपए हम सबसे लिए हुए थे ना वो, तो 50 लाख रुपए भी उसने कहीं ना कहीं बैंक में रखे होंगे या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होंगे। तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी हमारे पैसे की लेके, उससे जो उसको इंटरेस्ट आ रहा था, उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट वो हमें दे रहा था, थोड़ा वो अपने पास रख रहा था, वो भी उसी की इनकम हो गई। उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, जो परचेज कॉस्ट ऑफ NPA, उसने जो बैंक से जो NPA अमाउंट कितना खरीदा था, 70 लाख का, ठीक है, 70 लाख रुपए वो माइनस कर दो। फिर इंटरेस्ट जो देना पड़ा हम सबको, सिक्योरिटी रिसीट्स पे हम सबको इंटरेस्ट देना पड़ा, जो हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसने हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था वो दे रहा है वापस। फिर जो थोड़े उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस कर दो, तो जितना बचेगा वो प्रॉफिट हो जाता है ARC को, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, बट ये अगर आपको देखने में लग रहा है ये बहुत ज़्यादा लोन्स जब ऐसे खरीदेंगे, NPA के अमाउंट आपको पता है 8 लाख 9 लाख करोड़ ऐसे ऐसे चल रही है, अगर वो इसको खरीदेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इवन 0.01%, 0.2% का भी जो मार्जिन है वो इनके लिए हज़ारों करोड़ों में पड़ता है, ठीक है। तो ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रीन न्यू डील। तो US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने एक तरह से $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है उसको अनवेल किया है, और इसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना ऐसा बनाएंगे ताकि जो है रीन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे, और ग्रीन जो हमारी इकोनॉमी है उसी में हम न्यू जॉब्स को भी क्रिएट करेंगे। अब ये ग्रीन न्यू डील क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि US प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक न्यू डील इंट्रोड्यूस की थी, और वो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने न्यू डील इशू किया था, जिससे क्या होता है जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे बेसिकली। तो उन्होंने जब जैसा किया था वैसा ही सिमिलर एक प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है $2 ट्रिलियन का, लेकिन इसमें फोकस जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है, तो इसीलिए इसको हम ग्रीन न्यू डील कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि जो US है वो उसका फोकस एमिशंस की रिडक्शन के ऊपर ये फोकस रहेगा इस पूरे प्लान का।
अमेरिका की ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन नेट ज़ीरो पहुंचाना बाय 2030, इसके अंदर फोकस है। नेट ज़ीरो का मतलब आपको हमने कुछ दिन पहले देखा था ना अभी, ये नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि हम कोई एमिशन करेंगे नहीं, हम उतनी जितनी एमिशन करेंगे उतनी हम प्रिजर्व भी कर लेंगे, तो बेसिकली वो नेट ज़ीरो बन जाएगा, उसको हम नेट ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। जॉब्स क्रिएट करना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मिनिमम वेजेस हाई होना, यूएस का में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना, सो दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है एमिशंस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर जो ग्रीन न्यू डील जो है वो पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हीं के आसपास घूम रही है, ठीक है। अब इसका प्राइम गोल है कि डी कार्बनाइज करना इकोनॉमी को, कार्बन एमिशंस जो है वो कम करके नेट ज़ीरो पर लेके आना, 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो हम जो इसमें चाहते हैं, यूएस बेसिकली चाहता है इसमें। अब वो चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को रिवाइव किया जाए, अच्छा किया जाए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके अंदर ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए जाए। फिर इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ताकि जो है ये नेटवर्क को ज़्यादा डेंस बनाया जा सके, ताकि आम लोग जो अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं उसके बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और गैसोलीन, और जो गैसोलीन किसको कहते हैं वहाँ पर पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, तो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को बिल्कुल बैन कर देना, तो 2030 तक का इसका मोटिव है कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा डेवलप हो जाए कि हमको जो है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स बनाने ही ना पड़े, उसकी सेल ही ना करनी पड़े। अब यूएस जो है वो 40% जो उसकी कंट्री की जो एनुअल जो है कार्बन एमिशंस है वो वहाँ की बिल्डिंग्स के थ्रू होता है। अब वो चाहते हैं कि हम ऐसी बिल्डिंग्स लेके आएँ जो कि कार्बन न्यूट्रल हों, ठीक है, और अगर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी हम ऐसी रेट्रोफिटिंग करें ताकि जो है वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएं। फिर पब्लिक सेक्टर में ऐसे जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोअर और मिडिल क्लास जो है उनको न्यू जॉब्स मिले, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से वो मूव होकर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव होएं, और रीन्यूएबल एनर्जी में जब वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से में जो लोग काम कर रहे हैं, लोअर और मिडिल क्लास इनकम के लोग, वो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब यही लोअर और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जब वो अपनी जॉब्स चेंज करेंगे, जब वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रीन्यूएबल एनर्जी में मिलेगी, तो उनको अपनी भी जिम्मेदारी समझ आएगी और उनको समझ आएगा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग, और उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एहसास होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपॉक्सिया। तो डीआरडीओ ने एक जो है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डिलीवर जो है वो एक सिस्टम बनाया बेसिकली, जिससे कि सोल्जर्स के लिए उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन अब वो कोविड की सिचुएशन में जो है लोगों में भी जो है वो इशू आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो एक तरह से वो मोटरेबल है, ये इसको बहुत आसानी से लेके मूव किया जा सकता है। अब ये लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये जो पहले सोल्जर्स का सिर्फ यूज़ करते थे, अब उसको लोगों में भी जो है इसका यूज़ किया जा सकता है, इसको सिस्टम को बनाया है। तो अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये डीआरडीओ ने बनाया है जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सिया एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो टिश्यू लेवल तक नहीं हो पाती है, उसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिया। मतलब हमारी बॉडी में रिड्यूस्ड ऑक्सीजन पहुंचती है, जब सेल्स में रिड्यूस्ड ऑक्सीजन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिया, ठीक है। अब कोविड में आपको पता है लंग्स में जो है वो एक तरह से फ्लूइड आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ठीक से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारे लंग्स, और हमारी बॉडी में जो है ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र की कमी हो जाती है। उससे क्या होता है, बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और इन सिवियर केसेस ये फेटल भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मरीन लिटरिंग। तो इंडिया और जर्मनी ने एक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है सिटीज़ कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये मरीन लिटरिंग जो है, जो हमारे जो मरीन एरियाज़ है वहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं लोग, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी सफाई के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच में। अब प्लास्टिक जो खासकर जो हमारी मरीन इन्वायरमेंट में प्लास्टिक जा रहा है उसको रोकने के लिए ये बनाया गया। अब इसको नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और सिलेक्टेड स्टेट्स और यूटीज़ जो खासकर कोस्टल एरियाज़ में, उनके साथ पार्टनरशिप करके 3.5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है, कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। अब क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? मरीन लिटरिंग जो है वो हमारे इकोसिस्टम्स को थ्रेटन कर रही है, हमारी पब्लिक हेल्थ को थ्रेटन कर रही है,
माइक्रोप्लास्टिक और जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी फूड चेन में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको पता है, अब वो समझ लो रिवर में जाते हैं, रिवर से हमारी जो है ओशन में चले जाते हैं, फिर वो फिश में जाएंगे, धीरे धीरे अब वो ट्रैवल होते होते हमारी फूड चेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए खतरे वाला होता है हिसाब। अब 90% ऐसी जो है वर्ल्ड की 10 वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटिंग रिवर्स हैं, वो 90% शेयर है उनका इस मरीन लिटरिंग में। अब उन 10 मोस्ट पॉल्यूटिंग रिवर्स में हमारे इंडिया में जो 2 रिवर्स हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसीलिए इस रिवरिन इकोसिस्टम में ही जो है ये प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज वर आवर टॉपिक्स फॉर टुडे। We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.